फर्दर जॉन डोने इलोप्ड विथ मिस एन मोर। 1601 ईस्वी में जॉन डोने ने एन मोर नाम की जो सुंदर महिला लड़की थी उससे चुपके से मतलब चोरी से सेक्रेटली मतलब कि चुपके से बिना किसी को बताए उससे शादी कर लिया। मतलब कि इस प्रकार से जब उसने शादी कर लिया, हर फादर जॉर्ज मोर बिकेम एंग्री, मतलब तब उसके पिता जो एन मोर के जो पिता थे जॉर्ज मोर वो नाराज हो गए। उसी समय द हार्ड टाइम हैज कम इनटू हिज लाइफ। उसी समय जॉन डोने के जीवन में हार्ड टाइम, एक कठिन परिस्थितियां आई। जो उसने प्रेम किया था, उसके प्रेम का जो पीरियड था उसमें कठिन परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ा। वो कठिन परिस्थितियां क्या थी? सच इलोपमेंट ऑफ ए गर्ल वाज अगेंस्ट द रिलीजियस एट दैट टाइम। उस समय इस प्रकार से किसी लड़की को उठा ले जाना, किसी लड़की से चुपके से शादी कर लेना, धार्मिक प्रवृत्तियों, धार्मिक जो विचार थे, धार्मिक जो रीति रिवाज थे उसके वो खिलाफ था। अर्थात वो धार्मिक जो विचारधाराएं थी, धर्म के जो सिद्धांत थे उसके खिलाफ था। मतलब धर्म के विरुद्ध उसने काम कर लिया। जॉन डोने ने इस प्रकार से एन मोर को चुरा करके, उठा ले जा करके, उसको प्रलोभन दे करके जो शादी कर लिया वो धर्म के खिलाफ था। तो जब धर्म के खिलाफ था तो उसके पिताजी ने जो उसके खिलाफ एक्शन लिया, मतलब कि जॉर्ज मोर जो थे, सर जॉर्ज मोर गॉट हिम अरेस्टेड। जॉर्ज मोर ने उसको क्या किया? जॉन डोने को अरेस्ट करवा दिया, मतलब गिरफ्तार करवाया। एंड जॉन डोने वाज सेंट टू जेल। इस प्रकार से जॉन डोने जो है जेल भेज दिया गया। जॉन डोने को उस समय क्या हो गया? जेल भेज दिया गया। जब जॉन डोने जेल चला गया, ही रिमेन्ड इन जेल फॉर अबाउट 1 ईयर। लगभग वो जेल में 1 साल तक रहा। ही इज फॉर अबाउट 1 ईयर इन टू द जेल। ही रिमेन्ड इन जेल फॉर अबाउट 1 ईयर, मतलब 1 वर्ष तक वो क्या रहा? उसमें जेल में ही रहा। इसलिए उसके जो उसका प्रेम था, उस समय की जो स्थिति थी उसको खराब स्थिति के अंतर्गत देखा जाता है। अर्थात जॉन डोने खराब परिस्थितियों से गुजर रहा था। बट ऑन वन मोर टीयरफुल प्रेयर, सो हु had become his wife, her name was Anne More. She requested her father with tearful position or with tearful prayer, means उसने मतलब कि आँख में आंसू लिए, अर्थात इस प्रकार का प्रार्थना की, मतलब इस प्रकार की प्रार्थना की अपने पिता के सामने, इस प्रकार से आग्रह किया। हर फादर गॉट हिम रिलीज्ड। उसके पिताजी ने, मतलब एन मोर के पिताजी जो थे, उसने उसको फ्रॉम प्रिजन, मतलब जेल से रिहा कर दिए। अर्थात हिज मैरिज वाज आल्सो रेक्टिफाइड, मतलब द मैरिज ऑफ बोथ एन मोर एंड जॉन डोने वाज रेक्टिफाइड, मतलब उसको हमको लगता है अर्ध मन से या अनिच्छा से सहमति प्राप्त हो गई। मतलब इट वाज नॉट प्रोसिक्यूटेड, अब वो अपराध नहीं रह गया, मतलब इट वाज नॉट प्रोसिक्यूटेड, सो इट इज लाइक अनविलिंगली। बट हिज फादर लॉ, मतलब फादर इन लॉ, लेकिन जो उसके पिताजी थे, उसके जो ससुर थे, मतलब कि जॉन डोने के जो ससुर थे, वो उस समय भी नाराज चल रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? वो जब नाराज थे, ही कुड नॉट हेल्प देम, मतलब उन्होंने, अर्थात उसके पिताजी, एन मोर के पिताजी ने उन लोगों की मदद नहीं कर सके। सो डोने हिज वाइफ हैड स्पेंट ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी। सो डोने एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, मतलब कि एन मोर और जॉन डोने हैड स्पेंट हिज लाइफ इन पुअर कंडीशन, मतलब उन लोगों ने, जॉन डोने और एन मोर ने अपने जीवन को बड़ी कठिनाइयों से बिताया। सो ड्यूरिंग देयर लाइफ, मतलब उन लोगों के जीवन के समय में, फ्रांसिस ऊले हुआ कजिन ऑफ एन मोर, जो फ्रांसिस ऊले जो था वो कजिन था, मतलब एन मोर का भाई रहा होगा, चचेरा भाई।
हेल्प डोने विथ ए जॉब ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम। उस कठिन परिस्थितियों में जॉन डोने को एन मोर का जो चचेरा भाई था हेल्प किया, मदद करता है। मदद क्या किया उसने, उसको एक जॉब दे देता है, छोटा सा जॉब दे देता है और उसी जॉब से वे लोग अपना जीविकोपार्जन तय करते हैं। तो इस प्रकार से उसका जो कठिनाइयों का समय था, उसके प्रेम का जो कठिनाइयों का समय था, मतलब प्रेम करने और शादी करने, लड़की को भगाने, उसको उकसाने इत्यादि का जो आरोप था, इस प्रकार से उसके प्रेम का जो जीवन था वो बहुत कठिनाई पूर्वक भरा हुआ था। तो अब हम यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि जॉन डोने के से संबंधित उसके जीवन से, उसके यूथनेस से, उसके हार्डशिप्स से, तमाम प्रकार के जो बिंदु थे उस पर मैंने चर्चा किया। हिज मैरिज, हिज लव, हिज यूथनेस, हिज हार्डशिप्स, हार्ड टाइम ऑफ हिज लव, हार्ड टाइम ऑफ हिज लाइफ, मैंने सारे बिंदुओं पर चर्चा किया। और इट इज़ कंप्लीटेड अबाउट द लाइफ ऑफ जॉन डोने दिस चैप्टर of which are related to the life of John Donne has been completed. So we are reaching, अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर, about the poetic work of John Donne। अब उसने साहित्य की क्या सेवा की, what kinds of service of literary work, what kind of service of as literary work of John Donne into English literature, मतलब अंग्रेजी साहित्य में उसने जो poetic work मतलब कविता या पद्य लिख करके जो उसने काम किया था वो क्या है, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सो आई मीन टू से दैट आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड बाय द स्टूडेंट। ही गेव मेनी पोएटिक वर्क इज नॉट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, मतलब इनका जो पोएटिक वर्क जो था वो सीक्वेंस मतलब क्रम से नहीं है, मतलब इन्होंने क्रम से कोई चीज़ें नहीं लिखा। जैसे क्रम का मतलब होता है जैसे उन्होंने पहले सेक्युलर पोयम, फिर इसके बाद इलजीज, ऐसा क्रम नहीं दिया उन्होंने। मतलब कि द कैलकुलेशन, द कलेक्शंस ऑफ हिज पोयम्स, द कलेक्शंस ऑफ हिज लिटरेरी वर्क आर नॉट इन अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस टाइम, मतलब कि काल अवधि के अंतर्गत, मतलब जो काल अवधि थी, मतलब उनका जो लिखने का जो टाइम था उसमें क्रम से नहीं था, वो सीरियलाइज नहीं था। तो हम थोड़ा सा उनके पहले उनकी कविताओं, सेक्युलर पोएम्स, जो धार्मिक कविताएं थी, उन्होंने क्या लिखा है, धार्मिक कविताएं। उन्होंने जो धार्मिक कविताएं लिखा है, सेक्युलर पोएम्स उन्होंने जो लिखा है, या धर्मनिरपेक्ष जो कविताएं उन्होंने लिखा है वो क्या हैं। जैसे धार्मिक कविताएं, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक जो कविताएं उन्होंने लिखा है वो क्या है, थोड़ा सा उस पर हम दृष्टि डालते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उन्होंने सेक्युलर पोएम्स के अंतर्गत, मतलब जॉन डोने हैज given some secular poem which poems are considered as song and sonnets, मतलब कि ये धर्मनिरपेक्ष कविताओं के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है, song and sonnets. Do you know about song and sonnets? Song, it is a kind of poem, it is a kind of lyric, and sonnets, it is a kind of 14 lines poem. मतलब इन्होंने, जॉन डोने ने भी सोनेट्स को लिखा, विलियम शेक्सपियर की भांति जॉन डोने ने भी, ये जो सोनेट होता है वो 14 पत्ती मतलब 14 पंक्तियों की कविता होती है। तो इस प्रकार से जॉन डोने हैज गिवन सोनेट्स into his life, into the duration time of his life of poet. And the second view, for avoiding mourning, ये भी तो एक कविता है, जैसा कि आप फॉर बिल्डिंग मोर्निंग, ये क्या है, ये एक प्रकार के सेक्युलर पोएम्स है, धर्मनिरपेक्ष कविताएं हैं। ए वैलिडेक्शन ऑफ वीपिंग नाम की एक कविता लिखा, मतलब कि इन्होंने सेक्युलर पोएम्स के अंतर्गत सॉन्ग एंड सॉनेट्स लिखा, इसके बाद एलिजी लिखा। सॉन्ग एंड सॉनेट्स क्या थे, ऐसा, फॉर बिल्डिंग मोर्निंग, दिस इज द पोएम। ए वैलिडेक्शन ऑफ वीपिंग, दिस इज द सेकेंड पोएम। The Good Morrow, it is a poem of John Donne. It was written under secular poems, under songs and sonnets. This poem
हैज बीन रिटेन अंडर सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स अंडर सेक्युलरिज्म, मतलब कि धर्मनिरपेक्षवाद के अंतर्गत इन्होंने इस कविता को सृजित किया, लिखा। और उसी के अंतर्गत सेक्युलर पोयम में ही दूसरे बिंदु पर इन्होंने एलिजीज लिखा, शोक कविताओं को लिखा। जैसा कि शोक कविता आप जानते हैं, इसकी चर्चा मैंने किया है कि द थीम ऑफ द पोयम इज फुल ऑफ मोर्निंग, फुल ऑफ ग्रीफ इज आल्सो कॉल्ड द एलिजी। द परफ्यूम, हिज पिक्चर, दिस इज द पोयम द परफ्यूम, इन्होंने परफ्यूम नाम की कविता को लिखा, इट इज अंडर एलिजी पोयम। हिज पिक्चर, उसकी तस्वीर, ये दूसरी कविता उन्होंने लिखा। ऑन हिज मिस्ट्रेस, मतलब ऑन हिज मिस्ट्रेस नाम की एक कविता लिखा, जो एलिजी के अंतर्गत आती है, सेक्युलर पोएम्स के अंतर्गत आता है। गोइंग टू बेड, गोइंग टू बेड, इट इज ए काइंड ऑफ पोएम विच इज कंपोज्ड बाय जॉन डोने, इट इज अंडर सेक्युलर पोएम। लव्ड प्रोग्रेस एंड द लव्ड प्रोग्रेस, इट इज आल्सो पोएम, यह भी एक कविता है। इट इज रिटेन अंडर सेक्युलर पोएम्स, अंडर सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, आई एम सॉरी, अंडर सेक्युलर पोएम्स इन द सेकंड स्टेप अंडर एलिजीज। मतलब इन्होंने एलिजी के अंतर्गत, मतलब सेक्युलर पोएम में एलिजी के अंतर्गत इन्होंने ये क्या कहते हैं, लव प्रोग्रेस नाम की कविता को लिखा। इस प्रकार से इन्होंने जो अपनी कविताओं का संकलन किया, वो इनका पोएटिक वर्क के अंतर्गत, ये पोएटिक वर्क इज नॉट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से इनकी जो कविताएं थी वो सीक्वेंस में नहीं थी, क्रम से नहीं थी, बट ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड राइटिंग बाय पोएटिक works writing by poems in many series, secular poem, elegies, and he has written something more which has to be discussed. Under secular poems of जॉन डोने, जैसा कि धर्मनिरपेक्ष कविताओं के अंतर्गत, धर्म निरपेक्ष कविताओं के अंतर्गत उन्होंने सॉन्ग एंड सॉनेट, सॉन्ग और सॉनेट को लिखा, एलिजी लिखा, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा किया, सेटायर, व्यंग लेख भी लिखा। वो जो व्यंग लेख हैं उनकी संख्या 5 बताई गई, जो रोमन सेटायरिस्ट, मतलब कि जो रोम के सेटायरिस्ट थे, उनकी मतलब कि देख रेख में लिखा गया। तो इस प्रकार से जॉन डोने ने क्या लिखा, अंडर सेक्युलर पोएम्स ही हैज रिटेन सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, एलिजीज, ही हैज रिटेन सेटायर, बर्थ लेटर्स, काव्यात्मक पत्र भी लिखा। काव्यात्मक पत्र का भी उन्होंने अपने सेक्युलर पोएम्स के अंतर्गत उल्लेख किया है। इस प्रकार से जॉन डोने का जो पद्य का सफ़र रहा है, पोएटिक ट्रेवलिंग जो रही है और पोएटिक जर्नी जो रही है, वो इन चीज़ों से मिलती है। सो इपिथैलमियस और मैरिज सॉन्ग, उन्होंने शादी विवाह से संबंधित गीतों को, शादी विवाह से संबंधित कविताओं का भी सृजन किया। अंडर सेक्युलर पोएम्स, मतलब धर्मनिरपेक्ष कविताओं के अंतर्गत उन्होंने मैरिज सॉन्ग का सृजन किया। ऑन द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ, इट वाज फाउंड दैट द मैरिज सॉन्ग या इपिथैलमियस सॉन्ग हैज बीन रिटेन, हैज बीन ड्रॉन on the story of, on the history of, on the mystery of the marriage of Elizabeth. At that time, it is found that under secular poems, it was written epithalamius or marriage song, which is considered by John Donne. During this period, उसी समय के अंतर्गत द प्रोग्रेस सोल, मतलब कि प्रोग्रेस ऑफ सोल, मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या कंडीशन होती है, द कंडीशन ऑफ सोल आफ्टर द डेथ, व्हेन हाउ डिड इट प्रोग्रेस
It was written by, it was considered by John Donne. So under secular poems he wrote Progress of Soul. मतलब कि आत्मा की जो उन्नति होती है आफ्टर द डेथ, आत्मा का जो विकास होता है, आत्मा की जो परिकल्पना होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से जॉन डोने ने इन कविताओं का सृजन किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एपिसेड सॉन्ग, उसने मृत्यु शोक गीत को प्रस्तुत किया। उसने अपने इसी सेक्युलर पोएम्स के अंतर्गत, धर्मनिरपेक्ष कविताओं के अंतर्गत, अभी दो टाइप्स कविता, ही हैज रिटेन टू टाइप्स ऑफ पोएम्स, अंडर रिलीजियस पोएम्स, अंडर सेक्युलर पोएम्स। अंडर सेक्युलर पोएम्स ही एपिसेड सॉन्ग, हिज एपिसेड सॉन्ग मृत्यु शोक पर लिखी गई गीत, मतलब मृत्यु पर किस प्रकार से शोक प्रस्तुत की जाती है, किस प्रकार से शोक संवेदना लोग व्यक्त करते हैं। इट वाज रिटेन बाय ओनली जॉन डोने। इस प्रकार से जॉन डोने ने एपिसेड सॉन्ग को लिखा, एपिसेड सॉन्ग का संकलन किया। द एनिवर्सरीज सॉन्ग, द एनिवर्सरीज सॉन्ग का मतलब होता है किसी शादी विवाह पर, किसी के शादी विवाह पर जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, मतलब उनके शादी विवाह का जो डिसाइड टाइम होता है, शादी विवाह की जो तिथि होती है, वो जब एक साल बीतती तो उसको सालगिरह कहा जाता है। तो इस प्रकार से एनिवर्सरी सॉन्ग को उसने 1611 से 12 के बीच में एनिवर्सरी सॉन्ग को उसने प्रेजेंट किया। तो इस प्रकार से द लाइफ ऑफ जॉन डोने एंड द लिटरेरी वर्क ऑफ जॉन डोने, पोएटिक वर्क ऑफ जॉन डोने, हार्डशिप्स अबाउट जॉन डोने, द मैरिड कंडीशन ऑफ जॉन डोने एंड द यूथनेस ऑफ जॉन डोने has been considered, has been taught into your class of a, which is considered as a online classes. I mean to say that in the next point and in further under religious poems, मतलब धार्मिक कविताओं के अंतर्गत उसके जो धार्मिक दृष्टिकोण थे, जैसा कि आप शुरू में आपको बताया गया कि द पोएम, the poet and poetry are related to metaphysical period। मतलब धार्मिक प्रवृत्तियों का जो दौर चला, धार्मिक प्रवृत्तियों के दौर के अंतर्गत, चूँकि जॉन डोने को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, ये जॉन डोने जो है वो मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते हैं, मतलब ये धार्मिक दृष्टिकोण वाले, धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले ये पोएट्स हैं। तो इस प्रकार से यह जो जॉन डोने का टाइम था इसके कविता लिखने का, इसके मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में इसका जो सेवा करने का जो अवसर था उसका, वो मेटाफिजिकल पीरियड्स कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्स भी इनको कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट्री और पोएट्स, मतलब कि मेटाफिजिकल पोएट्री हैज बीन रिटेन बाय एट दैट पीरियड। सो इन अंडर रिलीजियस पोएम्स जॉन डोने हैज रिटेन ए पोएम लो कोरोना, मतलब कि एक ये लो कोरोना नाम के कविता को उन्होंने अंडर रिलीजियस पोएम धार्मिक दृष्टिकोण वाले कविता के अंतर्गत उन्होंने लिखा। दूसरा है हॉली सॉनेट्स, मतलब कि जो पवित्र 14 लाइन की जो पवित्र कविताएं होती थी, जो 14 लाइन की पवित्र कविताएं होती थी उसका भी संकलन, हॉली पोएट्स मतलब 14 लाइन की जो कविता होती है उसको भी जॉन डोने ने इस धार्मिक प्रवृत्ति के धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कविताओं को लिखा। लेटर डिवाइन पोएम्स, इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक कविताओं का सृजन किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, चूँकि जो क्या कहते हैं इनका युग है जॉन डोने का, वो धार्मिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जॉन डोने ने अपने जीवन में जो कविताएं लिखी उसका जो जीवन था इस प्रकार से बीता, उसका जो कविता का क्षेत्र था इस प्रकार से बीता। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का जो अंतिम क्षण है। अब उसके जीवन का अंतिम क्षण पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद अंतिम क्षण पर चर्चा करने के बाद हम सीधे कविता पर आएंगे, कविता के सारांश को, कविता के एक्सप्लेनेशन को हम आपके इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो लास्ट टाइम है, हिज बिलोव्ड वाइफ एंड मोर डाइड इन 1617। अब उसका जो लास्ट जीवन है, अब 1617 में उसकी जो बिलोव्ड है, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो प्रेमिका है,
1617 मतलब कि 1617 में उसकी जो प्रेमिका है वो चली जाती है इस दुनिया से। तो अब उसका जो जीवन है 1631 में चूंकि उसकी मृत्यु हुई थी, अब 1631 में ये इसके लास्ट ईयर चल रहा है, मतलब उसकी प्रेमिका के लास्ट ईयर, मतलब वो अपने जीवन को भी अंतिम क्षण ही मान रहा है। इस प्रकार से ही वॉज ड्रोन्ड इन डीप ग्रीफ। अब देखिए, अब थोड़ा सा वो रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है कि वो जो है उसका जो जीवन है अब समाप्त हो रहा है। जीवन का मतलब उसकी जो आशाएं थी उसके जीवन में, वो सभी आशाएं समाप्त हो रही हैं, इसलिए उसका अंतिम, इसलिए इसको अंतिम लाइफ इसका कहा जाता है कि 1616 में जब उसकी पत्नी अर्थात एन मोर, इट इज सेड दैट एन मोर डाइड इन 1617 in 1617 he drowned in deep grief। अब यह कहा जाता है कि उसके जीवन का जो अंतिम चरण चल रहा था, he could emerge from his sorrow about 2 years। वो अपने he could emerge 2 years his sorrow। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने जो है, जो उसका जो जीवन था उसको इमर्ज किया, मतलब उसको सहा। 2 साल तक उसने क्या किया, उस अपने जीवन को सहा। मतलब वो उस समय बहुत ही गहरे दुख में, उसका जीवन जो था बहुत गहरे दुख में बीत रहा था। देन ही बिगेन टू लिव ए रिटायर्ड लाइफ। अब वो इस समय जब उसकी पत्नी मर जाती है 1617 में, उसको बहुत आघात, उसको बहुत दुख पहुंचता है। वो उसने अपने को 2 वर्ष तक जो है उसमें रखा, मतलब बहुत दुख में रखा, मतलब उसका जो जीवन था बहुत दुखित था। सो ही बिगेन टू लिव ए रिटायर्ड लाइफ। ही began to live his retired life। अब वो अवकाश प्राप्त जीवन अपना जी रहा है। मतलब उसका जो जीवन था वो कैसा जीवन था, अवकाश प्राप्त जीवन है। मतलब वो अपने आप को, अब इसके बाद वो डीन, उसको इसके बाद जो है उसको डीन की उपाधि मिलती है, मतलब वो डीन चुना जाता है। वो सेंट पॉल्स नाम का जो एक इन था, सेंट पॉल नाम का जो एक स्कूल है, सेंट पॉल में जो है, सेंट पॉल नामक स्कूल में, या सेंट पॉल नाम का कोई स्कूल रहा होगा, उसमें वो डीन की नियुक्ति उसकी होती है। तो इस प्रकार से उसका जो जीवन था धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और लास्ट में ही वॉज पायस हर्टेड, ही हैड बिकम वेरी रिलीजियस, he had become very religious, he had become very religious। इस प्रकार से उसका जो जीवन है वो बहुत धार्मिक दृष्टिकोण का हो जाता है और वो धीरे धीरे उसका जीवन समाप्त हो रहा है। सो एट दैट टाइम ही कंपोज्ड, ये कहा जाता है ही कंपोज्ड हिज रिलीजियस पोएट्री एट दैट टाइम। अब उसका जो जीवन था वो अंतिम क्षण की तरफ चल रहा था, तो उसने उसके जो रिलीजियस पोएट्री उन्होंने लिखा था, जो उसकी रिलीजियस पोएट्री थी, उस सारे रिलीजियस पोएट्री को उसने क्या कर दिया, कंपोज कर दिया। मतलब कि उस रिलीजियस पोएट्री को उसने लिखा, मतलब रिलीजियस पोएट्री को उसने संकलित कर दिया। एंड एट लास्ट, अब देखिए, जब उसने रिलीजियस पोएट्री को वो लिखा और उसका जो हृदय है वो क्या हो गया है, हिज हार्ट हैज बीन वेरी पायस, हिज हार्ट हैज बीन, his heart has been very pious। मतलब उसका जो हृदय है वो बहुत पवित्र हो गया है। अतः मतलब सो
he fell serious ill. He fell at last. The last line, he fell serious ill, मतलब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. And leave and left this word on 31st January 1631. इस प्रकार से वो अपनी जीवन लीला, अर्थात उसकी जीवन लीला 31 मार्च को उसका जीवन जो है 31 मार्च, उसका जीवन 31 मतलब 31 मार्च 1631 को समाप्त हो जाता है. और ही हैज गॉन फॉर एवर फ्रॉम द वर्ल्ड, वो इस संसार से हमेशा के लिए चला जाता है. तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड अबाउट द रियल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वर्क एंड हार्डशिप्स एंड गुड डेज एंड बैड डेज ऑफ जॉन डोने. तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में जॉन डोने के जीवन, उसकी क्रियाकलाप, उसके जीवन में उतार चढ़ाव जो था उसको मैंने कंप्लीट किया. अब हम अगले वीडियो में ए वैलिडेक्शन फॉर बाइडिंग मॉर्निंग, जो जॉन डोने की कविता है, वह एक धार्मिक दृष्टिकोण की कविता है और उसको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.